हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में प्लेसेस इन न्यूज़ के एक नए सेशन में। आपको पता ही है कि हमें करना क्या है। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पिछले एक हफ्ते न्यूज़ में थी उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। आपको ये करना है या तो अपने एटलस में या अपने एक मैप में आपको उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है ताकि आप फिर कभी उसको भूलें ना और एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन में ज़्यादा दिक्कतें भी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इन सभी प्लेसेस के साथ। सबसे पहले जो हम हर साल करते हैं, हर बार करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नॉट्रे डैम कैथेड्रल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज मेडिवल कैथोलिक कैथेड्रल लोकेटेड ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द सेन रिवर. It is considered as an example of Gothic architecture. It was the site of King Napoleon's coronation in 1804. Which of the following statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर है। टेक अ सेकेंड, पॉज, इसको देखो। नॉट्रे डैम कैथेड्रल न्यूज में था, कहां पर है, क्या आपको पता है, क्या इसकी रेलेवेंस है, मुझे बताइए इसका आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट वन, विच टेरिटरी इज डिस्प्यूटेड बिटवीन सीरिया एंड इजराइल। ठीक है, लगातार न्यूज में ये मुद्दा भी कि सीरिया इजराइल के बीच में कौन सी वो जगह है जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स या सनाई पेनिनसुला। अब ये चारों ही जगह बार बार न्यूज में रहती हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर कि एक एक जगह कहां कहां पे लोकेटेड है। वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल, पिछले हफ्ते भी किया था, उससे पहले भी किया था। तो आई होप आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। नहीं पता तो मैप में आपको इन चारों को ढूंढ के आइडेंटिफाई जरूर करना है, अपने एटलस पे मार्क जरूर करना है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, अब पहली बात नॉट्रे डैम कैथेड्रल के बारे में जो बेसिक डिटेल है मैं यहाँ पे डिस्कस हल्का सा कर लेता हूँ। फ्रांस में लोकेटेड है, पेरिस में। इसमें आग लग गई थी, तबाह हो गई थी, तो इसको रीबिल्ड किया गया, इसको इनोग्रेट किया गया और कई सारे बड़े लीडर्स वहां पर गए हैं। 13वीं सेंचुरी के असल में ये एक रेलिक की तरह देखी जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये टेम्पल ऑफ रीजन बनी थी और सीन रिवर के ऊपर ही है। गोथिक आर्किटेक्चर का भी इसमें कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल है। किंग नेपोलियन ने यहीं पर अपना राज्याभिषेक भी किया था। नाउ वी आर लुकिंग एट विच कंट्री? फ्रांस। फ्रांस कहां पर है? यूरोप में है। अब अगर आपको बेसिकली भी बताया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए यूरोप के आर्किटेक्चर के बारे में तो आप गोथिक आर्किटेक्चर का नाम लोगे या फिर आप अलग अलग आर्किटेक्चर का नाम लोगे, लेकिन जब आपसे पूछी जाए लोकेशन के बारे में तो हाउ विल यू सी यूरोप? तो यूरोप में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि यूके, उसके बाद इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल पार करने के बाद आप कहां पहुंचते हो? ये यूके को अगर आप देखो तो इंग्लिश चैनल को जब आप पार करते हो तब आप कहां पहुंचते हो? तब आप पहुंचते हो फ्रांस। और इसलिए फ्रांस इनका हमेशा एक बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन इंग्लिश चैनल होने की वजह से पार करके वहां पहुंचना आसान इनके लिए काम था नहीं। ये फ्रांस से आगे जर्मनी है। इट इज मोर लाइक कॉन्टिनेंटल यूरोप जिसे हम कहते हैं। इधर स्पेन है, यहां पर बगल में पोर्टुगल है। इस पेनिनसुला को क्या नाम दिया जाता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? नाउ दिस इज कॉल्ड एज आइबेरियन पेनिनसुला। सो आपको वो ही याद रखना है कि भाई यहां पर है आइबेरियन पेनिनसुला। दिस इज फ्रांस, कॉन्टिनेंटल यूरोप, इंग्लिश चैनल, यूके। यहीं पर जो चर्च है उसकी हमने बात कर ली, क्लैरिटी आ गई आपको, ठीक है। आगे इट्स जर्मनी, इटली, मेजर कॉन्टिनेंटल मेडिटेरियन कंट्रीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग जो आपको थोड़ा सा याद रह गया होगा। आगे आप ओवरऑल देख लो, ये रहा आपका यूके, ठीक है, इंग्लिश चैनल, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, आइबेरियन पेनिनसुला, इटली, ठीक। जर्मनी कहां पर है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आई होप यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि आपको याद रहेंगी सारी लोकेशंस यहां पे जो भी है और क्या क्या इनका रोल है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ये वो चर्च है जो जल गई थी नॉत्र डैम कैंप और अभी इसको रिबिल्ड किया गया है। अगला, अब बात आती है एक देश की जो इंडिया के नेबरहुड में है, थाईलैंड। थाईलैंड इंट्रोड्यूसेस ई वीजा फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, यानी वहां जाना लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। तो पहली चीज ये है, थाईलैंड को जब आप देखते हो, थाईलैंड किस एक ग्रुप का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप का, जिसके साथ भारत की एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट इज आसियान। आसियान के 10 मेंबर्स हैं, हमने इसको बार बार डिस्कस किया है, विच इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, CLMVT 5। ये थोड़े गरीब वाले हैं और प्लस बाकी 5 जो है वो है SIMPB, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनी। ये 10 कंट्रीज हैं जो आसियान का एक पार्ट बनाती हैं, ठीक है। अब इनमें से थाईलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखो तो इंडिया के बाद इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, और म्यांमार के जस्ट बाद आता है थाईलैंड।
थाईलैंड के साथ इंडिया के बहुत सारे कल्चरल लिंकेजेस भी हैं। कल्चरल लिंकेजेस कैसे हैं? रामायण यहां भी फेमस है, यहां पर भी एक अयोध्या है, अयोध्या जिसे कह सकते हैं। तो वो टूरिज्म की वजह से भी, कल्चर की वजह से भी और कनेक्टिविटी की वजह से भी, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो थाईलैंड उसमें एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। हाल के समय में थाईलैंड हमारा एक कॉम्पिटिटर भी बन गया है। कैसे? क्योंकि जो हम कोशिश कर रहे थे कि चाइना से जब इंडस्ट्रीज बाहर निकलेंगी तो भारत में आएंगी, पर थाईलैंड भी एक वहां पर अल्टरनेटिव बनता दिख रहा है। जैसे मैंने बताया, म्यांमार के बाद थाईलैंड ही आता है। तो ऑलरेडी इंडिया ने एक प्रॉपर ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है, एशियन हाईवे का पार्ट है वो, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो अब ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जो इन तीनों देशों को जोड़ता है। तो कनेक्टिविटी के ऊपर काम करने के लिए ऑलरेडी इंडिया यहां पर काम कर रही है। इसके अलावा म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी थाईलैंड तक आई है, इसको हम एक्सटेंड करके वियतनाम तक ले जाना चाहते हैं ताकि हम पूरी CLMVT कंट्रीज को कनेक्ट कर दे। तो इसलिए थाईलैंड एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां ऑलरेडी हमारा टूरिज्म, हमारा कल्चर काफी ज्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड करता है। प्लस साउथ ईस्ट एशिया ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का गढ़ हो सकता है, क्योंकि वहां से आप कल्चरल कनेक्टिविटी भी है, आपकी थोड़ी सिमिलैरिटी भी है, आप उस मार्केट को डेवलप कर सकते हो और वहां से टूरिज्म आपका इस तरफ भी आ सकता है। वरना अभी तो वन वे टूरिज्म जाता है, आप वहां से इधर भी ला सकते हो। ऑलरेडी बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज जो हैं वो आपके देश के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपकी अपनी देश की सिटीज हैं, गोवा, उसका एक अल्टरनेटिव बनते जा रहे हैं। तो इसको, क्योंकि वो ज्यादा सस्ती है कंपेयर टू गोवा, तो वहां पर टूरिज्म कम हो रहा है, इन देशों में बढ़ रहा है। तो हमें जरूरत है कि हम यहां से चीजें सीखें भी। ठीक है, जब आप इस लोकेशन में देखते हो, दिस इज थाईलैंड, यहां गल्फ ऑफ थाईलैंड है, दिस इज अंडमान सी। थाईलैंड का एक और बहुत बड़ा रोल है कि थाईलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री। अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपके यहाँ अंडमान निकोबार और आपके इस रीजन में कोई थ्रेट ना हो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहां पर भी कोई ऐसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी ना हो। थाईलैंड का एक इलाका है जहां पर एक इंपॉर्टेंट रीजन है, विच इज दिस इज इस्थमस। अब यहां पर एक इस्थमस में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। अब एक चीज पहले समझो, व्हाट इज इस्थमस। अब देख लो, यहां पर ओशन है, यहां भी ओशन है। जब दो ओशंस के बीच में एक पतली सी जमीन की पट्टी सी होती है जो दोनों को अलग अलग करती है, देन इट इज कॉल्ड एज इस्थमस। तो ये इधर भी ओशन, इधर भी ओशन, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहां पर अंडमान सी, बीच में छोटी सी जमीन की पट्टी है, इट इज कॉल्ड एज इस्थमस। ठीक है, तो इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। यहां पर थाईलैंड बहुत सालों से इस्थमस ऑफ क्रा के ऊपर एक क्रा कनाल बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे पनामा या सुएज कनाल है, कि वो यहां पर बिल्ड हो जाए। ताकि उसको बिल्ड करने की वजह यह है कि अगर आपको मैप दिख रहा है तो, या फिर अगले में देखते हैं, इनकी कोशिश ये थी, नहीं इसी में देखते हैं, यहां अगर आप देखो तो यहां पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत सारा ट्रैफिक मूव करता है, जिसकी वजह से चाइना को भी टेंशन है, उसे कहते हैं वो मलक्का डायलेमा। तो वहां वो चाह रहे थे कि यहां से अगर हम एक कनाल बना दें जैसे पनामा या सुएज है, तो वो एक अल्टरनेट क्रिएट कर देगा शिप्स की मूवमेंट के लिए। लेकिन वो बहुत खर्चीला था, एक पुराना सपना थाईलैंड का, कभी पूरा हो ही नहीं पाया। तो इसलिए अब यहां पर एक क्रा लैंड ब्रिज की बात की जा रही है। तो जब आपसे पूछा जाए क्रा लैंड ब्रिज कहां पर है, तो आप बता सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए इंडिया म्यांमार IMT हाईवे में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, म्यांमार इंडिया के लिए किस किस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, प्लस यहां पर यह है थाईलैंड में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां से इस पूरे रीजन में गोल्डन ट्रायंगल पार्ट बनता है, यानी वो रीजन जहां पे सर्वाधिक अफीम की खेती होती है, अफीम का आप कह सकते हैं स्मगलिंग होती है, नार्कोटिक्स। सो वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा स्मगल किया जाता है नार्कोटिक्स को, अफीम या ड्रग्स, इन तरह की चीजों को। तो यहां पर स्टेबिलिटी अगर आएगी, इन कंट्रीज के साथ हम कोलैबोरेट बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो यहां जो ये प्रॉब्लम्स हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू रिमेंबर कि हम कैसे इनसे फाइट आउट करें और कैसे थाईलैंड के साथ मिलकर अपने मैरीटाइम चैलेंजेस, यहाँ जो सी पायरेसी या जो इश्यूज हैं वहां पर भी कोलैबोरेशन करें बेहतर, प्लस जो टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, कल्चरल कनेक्टिविटी उस पर फायदा उठा, और प्लस ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इनको भी साइडलाइन करें। सो यू नो व्हाट इज क्रा, यू नो वेयर इज थाईलैंड। थाईलैंड की बाउंड्रीज अगर आपसे पूछी जाए कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, सो डू दे शेयर अ बाउंड्री विद वियतनाम? नो दे डोंट। वियतनाम की बाउंड्री कहीं थाईलैंड से नहीं लगती है। अगर आपसे पूछा जाए साउथ ईस्ट एशिया में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, यू शुड नो इट इज लाओस। ठीक है,
रियाम नेवल बेस चाइना की कहां पर है? तो वो कंबोडिया में है। वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल अर्लियर एज वेल। ठीक है, तो ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं हमने थाईलैंड के बारे में जान ली, डिस्कस कर ली। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड कि अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में तो आप इसको आंसर बड़े आराम से कर पाओगे। तो यहां ये तो देख लिया भाई। अब इस रीजन की जब आप बात करते हो, एक रिवर यहां से बहती है, मेकॉन्ग। ठीक है, मेकॉन्ग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, और मेकॉन्ग पर नेगोशिएट करने के लिए भारत ने एक मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन नाम का एक पूरा ग्रुप भी बनाया हुआ है, एमजीसी, जिसमें सीएलएमवीटी कंट्रीज प्लस इंडिया है, ताकि हम कोलैबोरेट करके वाटर को लेकर जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर पाए। ठीक है, तो ये कहानी यहां की है। नाउ मूविंग नेक्स्ट वन, विच इज आर्कटिक में पहला आइस फ्री डे 2030 तक आ सकता है। नेचर कम्युनिकेशन के जर्नल ने ये बोला है कि 2030 तक फर्स्ट आइस फ्री डे आ सकता है आर्कटिक में। तो क्यों ऐसी कहानी हो सकती है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से आइस फ्री मंथ या आइस फ्री डे आर्कटिक में देखा जा सकता है। माई पॉइंट इज, मैं आपको इमेज शो नहीं करूंगा। वेयर इज आर्कटिक? एक ट्रिक क्वेश्चन, पोलर बेयर आर्कटिक में मिलते हैं, अंटार्कटिका में मिलते हैं, और पेंगुइन आर्कटिक में मिलते हैं या अंटार्कटिका में मिलते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी पेंगुइन पोलर बेयर एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एक या आर्कटिक में मिलेगा, दूसरा या अंटार्कटिका में मिलेगा। तो वो कौन सा जानवर कहां मिलता है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है, आई होप याद रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ना। अब पॉइंट आता है उस टॉपिक का जो पिछले एक हफ्ते से काफी उफान पे है, सीरिया। सीरिया में असद की रिजिम खत्म हो चुकी है, तो यहां कई जगह कई चीजें न्यूज में है, तो वो हमें डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ व्हेन वी डिस्कस सीरिया, सीरिया को डिस्कस करते टाइम याद रखना, सीरिया की बाउंड्री ऊपर की तरफ लगती है टर्की से, यहां पर इसकी बाउंड्री लगेगी इजराइल से। जस्ट इसके लेफ्ट में अगर आप देखो तो यहां पर आपको दिखेगा लेबनान। ठीक, यहां पर आ जाओ तो इधर आपको मिलेगा इराक। ये अगर आप इतना बेसिक समझ लो तो चीजें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी समझना। अब देखो यहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमले हुए, कई ऐसी जगह जहां चीजें न्यूज में थी। तो क्या हुआ सीरिया में? देखो ये सीरिया का एक बेसिक मैप है, इसमें आपको जरा देख लो। तो सीरिया का ये जो रीजन है, यहाँ जो पिंकिश रीजन या पर्पल रीजन कह सकते हो, यहां पर जो लोग हैं यहां रहते हैं कुर्दिश लोग। दिस इज कुर्द पॉपुलेशन, कुर्दिश पॉपुलेशन, राइट? ठीक, क्लियर है ना? यहां जो रीजन है टर्की के पास, इस इलाके में टर्किश फोर्सेस काफी ज्यादा अपने आप को पुश कर रही हैं, और उन्होंने पुश कर करके इस हिस्से पे कब्जा भी एक तरह से कर लिया। यहां जो शहर है अलेप्पो, ये द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सीरिया है, जिसके ऊपर वहां पर मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया, विच इज कॉल्ड एज एचटीएस। जो रिबेल का ग्रुप था एचटीएस, जिसको टर्की का सपोर्ट है, उसने अलेप्पो पर भी कब्जा कर लिया, हमा पर भी कब्जा कर लिया, होम्स पर भी कब्जा कर लिया, और इनकी राजधानी डेमास्कस के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ये सब नाम तो याद रहेंगे भाई, हमा कहां है, होम्स कहां है, डेमास्कस कहां है, और अलेप्पो कहां पर है। ठीक है, राका का रीजन अगर आपसे पूछा जाए वो कहां है, वो भी देखेंगे अभी। लेकिन इस रीजन में एक रशिया की नेवल बेस भी है, विच इज टार्टस। तो टार्टस नेवल बेस इकलौती नेवल बेस है रशिया की जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, क्योंकि सीरिया के इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर टर्की है, यहां लेबनान है, नीचे इजराइल है, इधर आपका इराक है। ठीक है, ये आपको बेसिक सी कहानी है जो थोड़ा सा समझना जरूरी है। नीचे की तरफ क्या जॉर्डन के साथ बाउंड्री लगती है इराक की या नहीं लगती? बेसिक कहानी, क्या सीरिया की बाउंड्री जॉर्डन के साथ लगेगी या नहीं लगेगी? तो बिल्कुल लगेगी। तो चलिए वो भी जरा ऊपर क्लियर कर लेते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हो, इट इज विच प्लेस? ये कौन सी जगह है? ये जगह जो छोटी सी आपको दिख रही है, इट इज डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन सीरिया एंड इजराइल, जिसके ऊपर भी इजराइल ने कब्जा कर रखा है, पर पार्ट वो असल में सीरिया का ही है। गोल्डन हाइट्स, ठीक, ये लेबनान है। यहां पर जो ग्रुप एक्टिव है, यहां पर जो ग्रुप है एक्टिव है उसका नाम है हिजबुल्ला। ठीक है, ये सीरिया है, ठीक, यहां जॉर्डन है, इधर इराक, ऊपर टर्की। तो इस रीजन में यू हैव
कुर्ज, यहां से लेके यहां तक आप पहले आ जाओ, ये पूरा रीजन, इधर डमस्कस है, होम्स, टार्टस, ठीक है, एलेप्पो, ये पूरा अभी एचटीएस के कब्जे में, जो यहाँ की मिलिटेंट ग्रुप है जिसको टर्की का सपोर्ट मिल रहा है। तो होम्स कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि एलेप्पो और इन सबको आप नॉर्थ टू साउथ लगाओ तो वो भी आपको पता होना चाहिए। राका का रीजन कहाँ है? तो वो कुर्दिश एरिया के पास वहां पर आता है। तो वो एक हिस्सा है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इधर से आ जाओ, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, मेडिटेरेनियन सी। सीरिया का भी एक हिस्सा मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, जहां पर टार्टस नेवल बेस है, किसकी? रशिया की। नीचे इजराइल है, ठीक है। ये हिस्सा जो है ये है गाजा, जिसके ऊपर हमास ऑपरेट करता है। ये है वेस्ट बैंक, जहां पर फाता रूल करता है। यहां यमन है, जहां पर हूती रिबल्स विद्रोह किए हुए हैं, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ज्योग्राफी। हमें मिडिल ईस्ट का इतना तो पता होना चाहिए। इधर आ जाओ, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है। वेस्टर्न सहारा पे आ जाओ, मोरशाना, वो बाकी आपकी अफ्रीका का रीजन वहां से आ गया। तो इस रीजन में जो बेसिक ज्योग्राफी है सीरिया कॉन्फ्लिक्ट की, वहां पर जो इंपॉर्टेंट शहर है जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, होप नाउ यू रिमेंबर दैट। नाउ मूविंग अहेड टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, सारी कंट्रीज जो है, आपको कंट्रीज तो याद रहेंगी। सीरिया के आसपास जो इंपॉर्टेंट नाम है शहरों के, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एचटीएस अगर पूछा जाए, हयात तहरीर अल शम मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की बात की जाए तो वो यहां ऑपरेट करते हैं, कुर्दिश फोर्सेस हैं वो। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राका कहां पर है, एलेप्पो कहां पर है, होम्स कहां पर है, टार्टस कहां पर है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ बोला जाए तो पता आपको होना चाहिए। इसी में कुछ और नाम है जो आपको उतने सारे याद नहीं रह पाएंगे, बट स्टिल विल ट्राई टू रिमेंबर दिस। हामा, होम्स, डेमस्कस, डेरा, ये रीजन है। डेरा का नीचे सबसे कोने में डेरा, तो डेरा इन द सदर्न मोस्ट। इदलिब कहाँ है? इदलिब एलेप्पो के भी साइड में इदलिब प्रोविंस है यहाँ, जिसके ऊपर अक्सर एचटीएस का कब्जा था। तो इदलिब, हमस, हामा, होम्स, एलेप्पो। यहाँ पर राका का इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, नाम याद रखनी, अल तल अबियाद, रसलसिन, कमिश्ली, देर अजोर। लेकिन राका याद रखना बहुत जरूरी है। राका, इदलिब, हामा, होम्स, डमस्कस, देरा, एलेप्पो, ये जो रेड में नाम है ये आपको याद होने चाहिए। और ये सारे के सारे कहाँ हैं? सीरिया में है। तो इन शहरों का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बस इतना याद रखना है कि एचटीएस कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी। एचटीएस ने ऑलरेडी, जो ये आपका इदलिब का रीजन है, यहाँ वो पहले ही डोमिनेट करते थे। इदलिब से उन्होंने एलेप्पो के ऊपर कब्जा किया, फिर एलेप्पो से वो नीचे की तरफ आने स्टार्ट हुए तो उन्होंने हामा पे कब्जा किया, फिर होम्स पे कब्जा किया, फिर वो डमस्कस तक पहुंच गए। तो अभी ये पूरा रीजन उनके कंट्रोल में है, लेकिन दिस रीजन इज स्टिल नॉट इन देयर कंट्रोल। राका वगैरह के आसपास अभी भी कुर्दिश फोर्सेस का कंट्रोल है। सबसे नीचे अगर आप आते हो तो डेरा का रीजन आता है, ठीक है। यहीं पर कभी पहले आईसिस का कंट्रोल हुआ करता था, जहां कुर्द ने इनको लड़के इनको यहां से हटाया और अपना कंट्रोल यहां पे स्थापित किया। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन, इदलिब कहां पर है, राका कहां पर है, एलेप्पो कहां पर है। एलेप्पो पे जब कब्जा किया था तभी पता लग गया था कि एचटीएस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सीरिया, द लार्जेस्ट बीइंग डमस्कस, जो उनकी राजधानी है। तो इसमें की प्लेयर्स हैं, हयात तहरीर अल शम, एचटीएस, ठीक है, जो पहले अलकायदा का पार्ट था। फिर इसने कहा कि नहीं, हम अलकायदा के साथ रहेंगे तो हमें रशिया भी मारेगा, अमेरिका भी मारेगा। इसने आपको अलग करके एचटीएस बना लिया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कुर्दिश फोर्सेस हैं, जिनको अमेरिका ने हथियार दिए, सपोर्ट किया ताकि वो आईसिस से लड़ सके। आज उन्होंने आईसिस को हरा के एक बड़े रीजन पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। फिर एक सीरियन नेशनल आर्मी है, एसएनए, जो कि टर्की की बैकिंग से बना हुआ है। इनका काम है खाली कुर्दों को मारना। फिर रशिया असद को सपोर्ट करता है, ईरान असद को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह असद को सपोर्ट करता है, और बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की, वो रिबल्स को सपोर्ट करते हैं, वो विद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी सीरिया पे एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से देख सकते हो इसके बारे में इन डिटेल, क्योंकि शॉर्ट में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लोकेशंस तो हमने याद कर ली कौन कौन सी कहां पर है। इसकी पूरी कहानी डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। इन शॉर्ट, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, ये सब एक ऐसी कंट्रीज हैं जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं या आर्क ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर या तो शिया मेजॉरिटी है या जो रूलर है वो शिया है। इसकी वजह से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बन चुका था, जिसका यूज करके ये ईरान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाते थे
शिया पावर को बढ़ाते थे, प्लस इजराइल के ऊपर भी दबाव बनाते थे। तो अब असद के जाने के बाद ये लगभग टूट सा गया है। अब टार्टस कहां पर है, याद रखना ये चीज, ठीक। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया के चांसलर का लिगमार की रूलिंग पार्टी ओवीपी ने अपना लगभग जो श्योर कर लिया कि वो इलेक्शन जीतने वाले हैं। ऑस्ट्रिया को अक्सर लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, और ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री जिसकी आपको लोकेशन याद करना थोड़ी सी मुश्किल है। तो अभी ना हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डिस्कसिंग सीरिया। सीरिया के ऊपर टर्की है, ठीक है। टर्की इज लाइक एशियन यूरोपियन कंट्री, सो ब्लैक सी यहां पर है। दिस इज यूक्रेन, राइट। यूक्रेन के बाद यहां पर ऑस्ट्रिया है। पर ये जो कंट्रीज हैं इसके बीच की, कैन यू नेम देम, कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहां पर? रोमानिया है या कोई और कंट्री है, कौन से देश यहां पर है? डू यू रिमेंबर दोज कंट्रीज? वे वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या आप उनको नाम बता पाओगे या नहीं? तो ऑस्ट्रिया असल में एक लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, और नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आती है। इसकी राजधानी वियना है। वियना काफी प्रचलित है अपने ऐतिहासिक कारणों से। जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली और स्विट्जरलैंड, लाइक्टेनस्टीन के बीच में ये कंट्री है, ठीक है। रिमेंबर द लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। इसके आसपास की कंट्री कौन कौन सी है? यू नीड टू टेल मी कि अगर आप यूक्रेन से ऑस्ट्रिया में आपको जाने कहूं तो क्या वो सारी कंट्रीज आप आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं? तो इस हफ्ते तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस यूरोप एंड यूरोपियन कंट्रीज, ताकि वो सारे नाम आपको याद हो जाए। जैसे हमने पहले अफ्रीका को किया था, एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, हमें पता ही है। उसी तरह से हम कोशिश करेंगे हम यूरोप की सारी कंट्रीज को अगले हफ्ते वन बाय वन रिवाइज कर लें, ठीक। मूविंग टू नेक्स्ट वन। तो ये तो खैर यहाँ की पार्टी जीत रही है, आगे कुछ होगा तो हम इसको फिर डिटेल में करेंगे। अब बात करते हैं इसी रीजन में डॉनबे रिवर है, हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, माउंटेन्स, लेक्स की बात हो गई। यू कैन लुक एट दैट। सैल्सबर्ग, लाइक्टेनस्टीन, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर है, यू कैन रिमेंबर दैट। विल डू डिटेल इन यूरोप इन अ नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों को चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे हम ना। अब एक न्यूज आई है, इथियोपिया ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट को लेकर काफी अब शांति आ गई है वहां पे, जहां उनको सी का एक्सेस मिल गया। देखो ये पूरा देश जो है यहाँ पर, यह है सोमालिया, लेकिन यहां कुछ हिस्सों के ऊपर कब्जा हो चुका है अलग अलग रेबल ग्रुप्स का। तो यहां पर बन चुका है सोमाली लैंड। इसको दुनिया के देश नहीं मानते कि ऐसा कोई लैंड है, लेकिन ये एक मिलिटेंट विंग ने अपना इस हिस्से पे कब्जा करके खुद को अपना डिक्लेयर कर लिया, भाई हम सोमाली लैंड है। और इन्होंने ये किया है इथोपिया की मदद से, और बदले में इथोपिया दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। इसके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है, इनको चाहिए था एक्सेस। यहाँ एक ग्रुप हुआ एक्टिव, उसने कहा भाई समुद्र का रास्ता चाहिए, कहा हाँ तो मदद करो हमारी, हम कब्जे में आएंगे तो आपको रास्ता देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे दो। तो उन्होंने यहाँ पर कब्जा करके सोमाली लैंड सा बना लिया, और यहाँ बेरबरा का जो पोर्ट है इसका एक्सेस दे दिया है इथियोपिया को। तो बेरबरा की जब बात आए तो बेरबरा इज इन पार्ट ऑफ सोमालिया, जिसके ऊपर अभी सोमाली लैंड डिक्लेयर करके ग्रुप्स ने कब्जा करके डिक्लेयर कर रखा है। कई सारे देश इसको अभी तक सोमाली लैंड नहीं मानते, पर बेरबरा के पोर्ट का एक्सेस मिल चुका है किसको? इथियोपिया के। जो बेरबरा के पोर्ट की बात आई तो सोमालिया सोमाली लैंड में स्थित है, किसको एक्सेस मिला? इथियोपिया को। और अभी टर्की के जो प्रेसिडेंट थे एर्दोगान वहां गए, तो उनके बीच में बात करा के एक नेगोशिएशन करवा लिया, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप इथियोपिया के साथ भी और सोमालिया के साथ भी काफी ज्यादा डिटेल्ड है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है सोमाली लैंड के साथ, जिसके तहत इथियोपिया को बेरबरा पोर्ट का एक्सेस मिलेगा। लेकिन बात यह है कि इसको सोमालिया मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि सोमालिया कहता है सोमाली लैंड तो हमारा पार्ट है, हम तो मानते ही नहीं इसको। पर इन रियल टाइम सिचुएशन ऐसा है कि इस रीजन के ऊपर सोमाली लैंड के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका कब्जा है। तो एक तरह से ये ऑटोनोमस कंट्री की तरह काम कर रही है। इथियोपिया ने अब इनको साथ एग्रीमेंट कर दिया है। किस पोर्ट का एक्सेस मिला है? तो बेरबरा। बेरबरा कहां पर है? बेरबरा इज इन गल्फ, नियर द गल्फ ऑफ एडन। किस देश का पार्ट है? सोमालिया। किसको एक्सेस मिला है? इथियोपिया को। इथियोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका। अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। आई होप नाउ यू रिमेंबर दिस। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, आई होप यू रिमेंबर दिस नाउ। मूविंग टू नेक्स्ट वन। सीरिया, लेबनान, इजराइल हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, कहां कौन लोकेटेड है। एक बार इजराइल में देख लेते हैं गाजा स्ट्रिप कहां पर है। ये रहा गाजा स्ट्रिप, यहां पर गाजा सिटी है, खान यूनिस, ठीक है। अश्कलौन का शहर यहाँ जो इजराइल में है, जहां हमले भी हुए थे। ऊपर अगर आते हो तो यहाँ है आपका गोलन हाइट्स, दिस इज सी ऑफ गैलिली, दिस इज डेड सी। ये सारे एरियाज थोड़े आप याद रखिए ताकि आप इसको कभी भूले ना। वी हैव डिस्कस इन डिटेल प्रीवियसली एज वेल, सो आई होप यू हैव एन आइडिया कि कहाँ पे कौन सी लोकेशंस है। तो नेक्स्ट वन, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई थी तो बात की गई थी रेजोल्यूशन 1701 की, जो बात करता है इजराइल हिजबुल्लाह वॉर के बारे में। मेरा आपसे सवाल है कि एक रिवर की हमने बात की थी लेबनान के केस में पिछले हफ्ते, कौन सी रिवर है जिसके हिसाब से एक सीज फायर एग्रीमेंट में जिसकी बात की गई है? रिवर इन लेबनान,
वो रिवर जिसके साउथ में हिजबुल्लाह खाली करके वापस जा रहा था, विच वॉज दैट रिवर। और एक चीज और थी यहां, ब्लू लाइन, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, व्हाट इज ब्लू लाइन, ठीक है। विच रिवर इज इन लेबनन, जिसके आसपास बाउंड्री डिसाइड हुई कि इसके आगे हिजबुल्लाह ऑपरेट नहीं करेगा। यहां कुछ नाम हमने डिस्कस किए थे, बैरत, बेका वैली, बालबेक। तो बेका वैली कहां है? बेका वैली इज नॉट इन सीरिया, इट इज इन लेबनन। तायरे इज इन लेबनन। तो ये भी याद रखना, बेका और बालबेक कहां पर है? इट्स नॉट पार्ट ऑफ सीरिया, ताकि सीरिया से अलग समझ लो आप। होम्स कहां पर है, डेमस्कस कहां पर है, एलेप्पो कहां पर है, इदलिब कहां पर है, राका कहां पर है, और बरबरा कहां पर है, और बालबेक कहां पर है। ऐसे नाम मिलते जुलते जो हैं, इनके डिफरेंसेस समझो, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको याद अब रहेंगी। सदर्न लेबनन में रिवर का नाम पूछा था मैंने, ब्लू लाइन क्या होती है यहां पर आपको मिल ही जाएगा। लितानी रिवर की बात थी वो, ये हमने डिस्कस किया था पहले ही। टेम्परल लाइन ऑफ विड्रॉल, पूरी कहानी हमने ऑलरेडी पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, तो आई होप यू आर प्रिपेयर्ड विद दिस। लितानी रिवर, इसको भी हमें जाना था। तो ये था आज का सेशन। आई होप जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको अपने एटलस में मार्क कर पाओ। आपको जो आपके फीडबैक है, जो आप एडिशनली चाहते हैं हम डिस्कस करें, प्लीज पुट दैट इन कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे और हैव अ नाइस डे। क्योंकि चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस पहले करी हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में इस बार डिस्कस नहीं किया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीक। नेक्स्ट वीक विल डिस्कस यूरोप इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।